फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन देखते हैं भाई, कंटिन्यू करते। तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहा था, तो कुछ तो मैं आपको बता चुका था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। तो इंडियन स्टैंडर्ड देखते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है हमारा कौन सा, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये देखते हैं भाई क्या होता है। यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और अगला वाला, दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि यहां पर गफलत होती है, समझ नहीं पाते हम किस तरह से क्लासिफाई करें, क्या चीज़ क्या होती है। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको लिखवाऊंगा, लिखवाने के बाद आपको फ्लो चार्ट बनाऊंगा। तीनों चीज़ें, तीनों स्टेप आपको ध्यान से देखने हैं। देखो भाई, इस सिस्टम में क्या बताया गया, तसल्ली से सुनेंगे। अभी मैंने यहां पर सीव लगा दी काफ़ी सारी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सीव है, एक तो ये है 75 माइक्रोन की और एक है मेरी 4.75 mm। दो सीव इंपॉर्टेंट है। मैंने सॉइल यहां पर डाली, ठीक है भाई। पहले तो एक नंबर पे मैं पकड़ूंगा, इसको देखूंगा, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा इस वाले पे, सीव पे। मैंने जितना भी मेरा मटेरियल था, मुझे नहीं पता, ये मालूम है जितनी भी सॉइल थी वो टोटल कितनी 100% ही तो होगी। उस सॉइल को मैंने ऊपर से डाला तो बहुत सारी सीव लग रही है भाई। इंपॉर्टेंट केवल दो ही है, 75 माइक्रोन और 4.75 mm। 75 माइक्रोन को बोलते हैं IS 200 नंबर की सीव। ये होती है 4 नंबर की सीव। आपने जब इसके ऊपर देखा, पहले कौन सी सीव पकड़ोगे आप, 75 माइक्रोन की। आप देखोगे इससे ऊपर कितना मटेरियल है, इससे नीचे कितना मटेरियल है। पहली बात, मैंने देखा कि इसके ऊपर जो रुका हुआ था वो था ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, 50% से ज्यादा या फिर उसके बराबर। बात क्लियर है। सबसे पहले तो मैंने केवल ये देखा 75 माइक्रोन के आधार पे। तो अगर इससे ऊपर जो है उसकी वैल्यू 50 से ज्यादा या बराबर है, तो हमारी जो सॉइल है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल। क्लियर है बात। तो कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी है, जब 75 टोटल सॉइल का 50% या उससे अधिक 75 माइक्रोन पर रुक जाता है, तो हमारी सॉइल कहलाती है कोर्स ग्रेन सॉइल। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये लेस देन 50 होता और ये वाली वैल्यू होती ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, तो हमारी सॉइल क्या कहलाती, तो कहलाती, सॉइल की बात करें तो कहलाती हमारी फाइन ग्रेन सॉइल। तो सबसे पहले मैं क्या पता करूंगा कि सॉइल जो है हमारी कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड। मैंने अभी आपको बताया था इससे पिछले लेक्चर में, लास्ट क्लास में, कि फाइन ग्रेन सॉइल हमारी कौन सी होती है, क्ले और सिल्ट। कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी होती है, सैंड और ग्रेवल। तो अभी तो मैं सैंड ग्रेवल तक तो पहुंचा ही नहीं। मैंने केवल ये पता किया है कि मेरी कोर्स ग्रेन सॉइल है, सैंड ग्रेवल में से है, सैंड ग्रेवल है या फिर क्ले सिल्ट है। अब मैं क्या देखूंगा, जब मुझे पता चल जाएगा ना कि वो कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड है, फिर मैं इसके अंदर घुसूंगा, अंदर देखूंगा कि कोर्स ग्रेन्ड में एक तो होता था सैंड और एक होता था ग्रेवल। तो मैं चेक करूंगा कि ये सैंड है या फिर ग्रेवल है। ऐसी अगर मेरी फाइन मुझको प्राप्त होती है तो मैं पता करूंगा फाइन के अंदर वो क्ले है या सिल्ट है। इतनी बात क्लियर है आपको। तो मैंने ये चीज देख ली कि अगर मेरा, पहले पकड़ूंगा मैं 75 माइक्रोन को, अगर मेरा 50% या उससे अधिक 75 के ऊपर रुका हुआ है तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, ठीक है। और अगर हमारा 50 से ज्यादा या कम बराबर इससे नीचे है तो क्या कहलाएगी, फाइन ग्रेन्ड। ये मेरे को क्लियर हो गया। अब मैं कोर्स ग्रेन्ड की बात करता हूं। पहले मैं आपको समझाता हूं कोर्स ग्रेन्ड को। कोर्स ग्रेन्ड हो गया भाई, कब है, व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, इससे ऊपर है। अब मैं देखूंगा जो मेरा कोर्स फ्रैक्शन है, कोर्स फ्रैक्शन। अब सॉइल की बात नहीं, ये किसका परसेंट था, ये था सॉइल का परसेंट, टोटल सॉइल का, टोटल सॉइल का 50% या उससे अधिक। अब हम बात करेंगे कोर्स फ्रैक्शन। कोर्स फ्रैक्शन क्या होता है, 75 से ऊपर कितना परसेंटेज है उसको बोलते हैं कोर्स फ्रैक्शन। मान लीजिए इससे ऊपर जो रुका हुआ है वो कितना है,
देखो ये 75 था, 75 से ऊपर कितना रुका हुआ है 70%, और ये नीचे कितना है 30%। तो मेरा कोर्स फ्रैक्शन कितना है, कोर्स फ्रैक्शन है 70% ही। इस केस में कोर्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब इसका पार्ट कितना है 70% है कोर्स फ्रैक्शन। तो अब देखिए मैंने ये देख लिया कोर्स फ्रैक्शन जो है, उस कोर्स फ्रैक्शन का कितना परसेंट भाग, जैसे मैंने 75 लेके चला था ना, अब देखूंगा 4.75 को कि कितना परसेंट भाग 4.75 से ऊपर है, कितना नीचे है। अगर कोर्स फ्रैक्शन का 50% या उससे अधिक, ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, कहां पर रुका हुआ है 4.75 से ऊपर, किसका, ये भाई सॉइल का नहीं है ये 50%, ये किसका है, ग्रेटर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन। और कोर्स फ्रैक्शन क्या होता है, जो इससे ऊपर जितना भी परसेंट रुका हुआ है उसको कोर्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 70 का 50% कितना हो गया 35% हो गया। 35% ही किसका है, सॉइल का। अगर मैं बोलूं कि सॉइल के 35% में से 35% या उससे ज्यादा भाग मेरा इसके ऊपर रुक रहा है, तब तो कहलाएगा मेरा क्या, ग्रेवल। और अगर इससे पास हो रहा है तो कहलाएगा मेरा सैंड। इसके मेरे दो डिवीजन हो गए, एक तो हो गया ग्रेवल और एक हो गया सैंड। ग्रेवल कब है, जब हमारे कोर्स फ्रैक्शन का 50% या उससे अधिक कहां पर रुक रहा है, 4.75 से ऊपर रुक रहा है, तब तो कहलाएगा हमारा ग्रेवल। और उससे पास हो रहा है तो सैंड। इस एग्जाम्पल को लेके चलता हूं, तो इस एग्जाम्पल में मेरा 75 से ऊपर रुक रहा था 70%। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया इन दोनों में से कौन सा है, कोर्स है। क्यों है कोर्स, क्योंकि 75 माइक्रोन से ऊपर 50 है, उससे अधिक रुकना चाहिए। तो आपने देखा है तो 70% रुक रहा है, इससे अधिक है तो कोर्स फ्रैक्शन है। अब मेरे को ये क्लियर हो गया। अब मैं इसमें छांटना चाह रहा हूं कि कोर्स में से ग्रेवल है या सैंड। तो मैंने देखा कि 70 कोर्स फ्रैक्शन कितना हो गया मेरा 70%, तो 70 का 50% कितना हो गया 35%। तो 4.75 mm में से ऊपर अगर 35 या उससे ज्यादा रुका हुआ है तब तो ग्रेवल है, और अगर उससे कम रुका हुआ है तो क्या है मेरा, सैंड है। अब मैं दोनों चीज कह सकता हूं, या तो मैं कहूं ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, या कहूं कि उससे ज्यादा रुका हुआ है, या कहूं उससे ज्यादा रुका हुआ नहीं है। ठीक है ना। तो अब हमने पता कर लिया, वो अपन देख लेंगे भाई कितना रुका हुआ है, उसके आधार पर अपन बता देंगे ग्रेवल है या सैंड है। तो इस तरह से अपन कोर्स ग्रेन सॉइल को डिफाइन करते हैं। अभी कोर्स ग्रेन सॉइल का डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, अभी ये कंप्लीट नहीं हो गया। आप सोच रहे ग्रेवल सैंड तक खत्म, तो ऐसे तो बस मेरी ग्रेवल हो गई, सैंड हो गई। ग्रेवल के अंदर भी बहुत सारे प्रोपोर्शन होते हैं। अब इस चीज को अपन आगे समझेंगे। तो आप पहली बात तो ये बताओ कि आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि पहले तो मैं पता करूंगा कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड। मुझे जब पता चल जाएगा कि कोर्स है या फाइन, इनको कैसे पता करूंगा 75 माइक्रोन के अनुसार। फिर मैं कोर्स, अगर मेरे को पता चलेगा कोर्स है, फिर मैं देखूंगा ग्रेवल है या सैंड। ये कैसे पता करूंगा मैं, ये 4.75 mm की सीप से पता करूंगा। उससे ज्यादा है तो ग्रेवल, कम है तो सैंड। ठीक है। अब मैं क्या पता करूंगा, इसके आगे की चीज मैं आपको बताता हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इससे आगे का बताता हूं, मुझे मिटाना पड़ेगा ये। अब आप इससे आगे का समझिए क्या है कहानी। अब देखिए आप, मान लीजिए मेरे पास ये 75 है, ये 4.75 mm है, ये 75 माइक्रोन है। 1 किलोग्राम सॉइल थी। ठीक है। उस 1 किलोग्राम में से मान लीजिए 510 ग्राम कहां पर रुकी हुई है, 75 से ऊपर। और इससे नीचे कितनी चलेगी, नीचे चलेगी 490। और इससे ऊपर कितनी है 510, मतलब 51% 49%। तो आप फिजिकली सोचो कि उस सॉइल में बड़े पार्टिकल्स भी हैं और छोटे पार्टिकल भी हैं, लगभग बराबर हैं। अरे 2% का तो अंतर है दोनों में, लगभग बराबर हैं। तो आप उस सॉइल को कैसे आप केवल कोर्स ग्रेन्ड बोल सकते हो, वहां पर तो इनका भी महत्व है, छोटे पार्टिकल का भी तो महत्व है। आप उस सॉइल को केवल आपने तो केवल आप देख लिया, आपने 51% मतलब 50 से ज्यादा हो गया, तो फिर वो क्या कहलाएगी, कोर्स ग्रेन्ड कहलाएगी। और कोर्स ग्रेन्ड में फिर हम आगे देख लेंगे कि इससे ऊपर कितना है, इससे नीचे कितना है, तो वो ग्रेवल या सैंड कहलाएगी। अब आपने कुल मिलाकर के इस एग्जाम्पल को लेकर चलता हूं,
तो आप इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मेरे को बता दोगे सॉइल या तो ग्रेवल है या सैंड। जबकि आप फिजिकली सोचोगे ना तो उस सॉइल के अंदर 51% मोटे पार्टिकल है, 49% छोटे भी तो है पार्टिकल। तो मतलब छोटे पार्टिकल की कोई वैल्यू नहीं है क्या? है, छोटे पार्टिकलों की वैल्यू होगी, उनका भी आप महत्व दो, उनको भी काम में लो, उनको भी नाम आना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनका नाम नहीं आएगा। जैसे कि अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, मैं लड्डू बना रहा था। ठीक है भाई, लड्डू किसके बना रहा था? मैं बना रहा था भाई मोतीचूर के लड्डू। अब मोतीचूर के लड्डू में मैंने 4-5 दाने अगर तिल के डाल दिए, 4-5 दाने मैंने तिल के डाल दिए, आप कह रहे हो उसको भैया मोतीचूर का लड्डू है। बिल्कुल, हमने मान ली बात, मोतीचूर का लड्डू है। तिल क्या है? फाइन ग्रेन सॉइल। मोतीचूर क्या है? मोटे मोटे दाने, कोर्स ग्रेन सॉइल। आप उसको क्या बोल सकते हो? मोतीचूर का लड्डू बोल सकते हो। अब मैंने क्या किया, उसमें तिल की जो मात्रा है बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। आधा मैंने उसके अंदर तिल डाल दिया और आधा, लगभग आधा मैंने डाल दिया उसमें मोतीचूर। ठीक है, बूंदी के दाने। तो मोतीचूर तो मोटे मोटे दाने थे, तिल के दाने पतले थे, लेकिन दोनों की क्वांटिटी क्या थी? लगभग बराबर। मोतीचूर के थे 51%, उसके थे 49%। अब जो लड्डू बना है भाई, क्या आप इसको मोतीचूर का लड्डू बोलोगे? बताओ। मोतीचूर में आपने तिल मिलाया है, आप इसको आप देख के बता सकते हो क्या कि 51% 49% है? बराबर लगेंगे लगभग। अब आप इसको मोतीचूर लड्डू नहीं कह, आप ऐसे नहीं बेच सकते इसको कि भाई मोतीचूर लड्डू खा लो, दिख रहा है अगले को यार इसमें तिल भी तो है भाई साहब। मोतीचूर लड्डू कैसे कहते हैं? आप इसको तिल लड्डू बोल दो, मैं तो तिल का बोलूंगा। तो क्या करना पड़ेगा कि उसमें 51% तो मोतीचूर है और बाकी हमारा 49% तिल है। तो आपको तिल को भी काउंट करना पड़ेगा, तिल का नाम भी लेना पड़ेगा। अब आप उसको बोलोगे मोतीचूर तिल का लड्डू। शॉर्ट में बोल दिया मोती तिल का लड्डू। समझे कि नहीं समझे? मेरा कहने का मतलब इतना सा है, जो हमारे छोटे पार्टिकल है ना, आप केवल आपने ये पता कर लिया कि 50 से ज्यादा है तो उसको कोर्स ग्रेन्ड हो गया, ग्रेवल बोल दो, सैंड बोल दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। छोटे पार्टिकल बेवकूफ नहीं है, उनको भी उनका दर्जा देना चाहिए अपन को। उनका दर्जा देने के लिए हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा और नाम देने पड़ेंगे। तो अब देखिए, ये जो हमारे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल थी ना, ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ग्रेवल और सैंड, इनको हमने आगे और नाम दिए गए। जैसे अभी तो केवल ये मोतीचूर चल रहा है, ये दाने, ठीक है। आगे इसके अंदर हमारे इनकी वैल्यू देखेंगे हम, नीचे वाले की। नीचे वाले क्या बोलेंगे हम? परसेंट फाइननेस। परसेंट फाइननेस का मतलब क्या है? 75 माइक्रोन से जो छोटे हैं। कितने परसेंट छोटे हैं? कितने? फाइन का मतलब क्या? छोटे पार्ट है। तो 75 माइक्रोन से छोटे कितने परसेंटेज हैं? 10% है, 20% है, यहाँ तो 49% है। कितने परसेंट है? तो उनकी वैल्यू पर अगर इनकी वैल्यू 5% से कम है ना, 5% कम का मतलब क्या है? ऊपर वाले हमारे 96% तक है, 95% या 96% तक है। ये 95% है, ये हमारे कितना है? 5 से भी कम है। ये 96 है, ये 4 है। तो ये वाले ज्यादा हैं, तब तो अपन मोतीचूर का लड्डू बोलेंगे, उसमें 2-4 तिल के दाने हैं। तब तो क्या है? इनका महत्व नहीं है। किसका महत्व नहीं है? छोटे पार्टिकल का। तो हम उनका नाम नहीं लेंगे। ध्यान से सुन लेना, अभी ये क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ था मेरा, ग्रेवल सैंड तक नहीं है, आगे भी देखना है हमको। वो किसके आधार पर है कि ये छोटे पार्टिकल की परसेंटेज कितनी है, उसके आधार पर। तो 3 चीज है। एक तो क्या है? अगर इनकी वैल्यू परसेंट फाइननेस क्या है? 5% से कम है। 5% से कम का मतलब कौन सा केस हो गया? ये तो है 96% और ये है मात्र 4%। इसका मतलब मोतीचूर के लड्डू में 2-4 ही पार्टिकल क्या है हमारे? तिल के। तो आप उसको क्या बोलोगे? मोतीचूर का लड्डू। मतलब आपका ग्रेवल या सैंड ही कहलाएगा। बस उसमें थोड़ा सा देखेंगे हम कि वो बहुत ही अच्छा लड्डू है, बढ़िया शेप का, या क्या है टेढ़ा मेढ़ा सा। एक तो लड्डू बिल्कुल आपने गोल बना रखा है, एक ऐसा बना रखा है, ये तो आप बताओगे कि वो हमारा बहुत अच्छा लड्डू है, ठीक है, वेल ग्रेडेड लड्डू है, या हमारा पुअरली ग्रेडेड लड्डू है तो ग्रेवल या सैंडी बोलेंगे हम उसको, लेकिन उसमें एक चीज जोड़ देंगे, क्या? वो हमारा वेल ग्रेडेड है या हमारा पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है या वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। ऐसी सैंड है तो वेल ग्रेडेड सैंड है या हमारी पुअरली ग्रेडेड सैंड है। तो भाई ये क्लासिफिकेशन क्लियर है आपको कि हम परसेंटेज फाइननेस के आधार पर आगे सब डिवाइड करते हैं। अगर 5 से कम है तो इनका इतना महत्व नहीं होता, इसलिए हम केवल इन्हीं के नाम में चेंज करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके वेल और पुअर लगा देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अब बात आती है कि अगर इन परसेंटेज फाइननेस की वैल्यू 12% से अधिक है ना, अगर मान लीजिए ये हमारा कितना है, ये हमारा 87% और ये है 13%, तो ये जो है इनको भी नाम चाहिए। अब इनका महत्व आने लगा है, ये दिखने लगेंगे बहुत ज्यादा है ये।
तब इनका नाम अपन कैसे क्लासिफाई करेंगे, 12% से अधिक है तो आपको बोलना पड़ेगा कि अगर इसके अंदर देखो, इसमें तो आप देखोगे कौन सी चीज ज्यादा है। इसमें मान लो आपने देख लिया कि ये हमारा कितना बैठ रहा था, इसमें आपका ग्रेवल बैठ रहा था। ये ग्रेवल कब बैठेगा, जब इससे ऊपर 50% से अधिक है या बराबर है, और इसके अंदर भी 4.75 से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, 50% से अधिक है, तो क्या कहलाएगा हमारा ग्रेवल। कम है तो सैंड। मान लो ग्रेवल कहला रहा है, ठीक है, ग्रेवल को जी से डिनोट करते हैं अपन। तो हम इन दोनों में देखेंगे क्या ज्यादा है, ग्रेवल। इन दोनों में देखेंगे, नीचे भी तो दो चीज होती है, एक तो क्ले होती है, एक सिल्ट होती है, एक तो सिल्ट और एक क्ले। अगर मैंने देखा नीचे वाले पोर्शन में मेरी क्ले ज्यादा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रेवल क्ले, क्लेई ग्रेवल बोलेंगे। अगर नीचे वाले में सिल्ट ज्यादा, सिल्ट को एम से डिनोट करते हैं तो बोलेंगे सिल्टी ग्रेवल, इस तरह से डिनोट करेंगे। अगर ऊपर हमारा सैंड है, इन दोनों में ज्यादा क्या चीज है, सैंड है, और नीचे क्या चीज है, सिल्ट ज्यादा है, तो एस एम हो गया। ठीक है, सिल्ट को एम से डिनोट करते हैं, सैंड को ऐसे लिखवाऊंगा मैं भी आपको। अगर ऊपर वाले में सैंड ज्यादा है, नीचे वाले में क्ले, तो एस सी हो गया। तो इस तरह से हम डिवाइड करें। तो अब देखो आप, जब 12% से अधिक है ना परसेंटेज फाइननेस, तो आप इनको भी यूज कर रहे हो। देखो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्ले सिल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, दोनों चीज आ रही है, ग्रेवल सैंड भी आ रहा है और क्ले सिल्ट भी आ रहा है। तो इस तरह से हम इनके नाम क्लासिफाई करते हैं। अब हो सकता है कि दोनों की वैल्यू, इसकी नीचे वाले की वैल्यू 5 से 12 के बीच में हो, तो क्या करें। देखो जब 5 से कम थी तब क्या कर रहे थे आप, केवल मोतीचूर के लड्डू थे, बस आप बता रहे थे कि अच्छे हैं या बेकार, वेल ग्रेडेड है या पुअर ग्रेडेड। 12 से ज्यादा थी तो मोतीचूर तिल के लड्डू थे, दोनों चीज काम में लेते, मोतीचूर भी काम में ले रहे थे, तिल भी काम में ले रहे थे। अब हो सकता है कि 5 से 12 के बीच में, तो क्या लोगे, इन दोनों को, मोतीचूर तिल अच्छे, वेल ग्रेडेड, पुअर ग्रेडेड, मतलब तीनों चीज काम में आएंगी। आप ये भी काम में लोगे और ये भी, मतलब आप इसके पीछे वेल ग्रेडेड भी लगाओगे, और अगर तिल भी लगाओगे, वेल ग्रेडेड, पुअर ग्रेडेड ये भी लगाओगे। तो आप वहां पर क्या कैसा क्लासिफिकेशन होगा, वहां होगा हमारा डबल क्लासिफिकेशन, उसको बोलते हैं अपन ड्यूल क्लासिफिकेशन। जिसको समझ नहीं आया हो रिपीट कर लेना वीडियो को, बहुत धीरे बताया मैंने, बहुत तसल्ली से। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं, एक बार रिवाइज कर देता हूं, आपको यहीं पर याद करना है, ऐसे ही याद करना है, अदरवाइज आप भूल जाओगे। फिर से मैं आपको फिर से बताता हूं, एक बार शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर मैं आपको फिर से बताता हूं कि किस तरह से आप क्लासिफाई करते हो इनको, क्योंकि आगे लिखवाऊंगा केवल किस चीज़ के लिए, कि कभी आप दोबारा पढ़ो तो समझने के लिए, अदरवाइज आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। देखो भाई, सबसे पहले अपन देखेंगे 75 माइक्रोन को, कि 75 माइक्रोन से ऊपर कितने % पार्टिकल हैं। अगर इससे ऊपर हमारे 50% या उससे अधिक पार्टिकल है टोटल सॉइल के, तब वो हमारी कहलाएगी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड में भी हमको पता करना है कि वो सैंड है या ग्रेवल है। ये कैसे पता करोगे आप देखोगे इस कोर्स फ्रैक्शन का कितना % 4.75 से ऊपर है। अगर इस कोर्स फ्रैक्शन का जो 50% है उसके बराबर या अधिक इससे ऊपर है, तब तो कहलाएगा ग्रेवल। अगर उसका 50% उसके अधिक नीचे है तो कहलाएगा सैंड। इतनी बात क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि ये कोर्स हो गया ना, तो आप इसका मतलब नीचे वाली चीज काम की नहीं है क्या, बिल्कुल काम की है। परसेंटेज फाइननेस वो डिपेंड करता है, अगर परसेंटेज फाइननेस हमारी 5% से क्या है, कम है, तो नीचे वाली सॉइल का इतना महत्व नहीं रहता। हम केवल इसी को क्लासिफाई करेंगे कैसे, वेल ग्रेडेड के रूप में और पुअरली ग्रेडेड के रूप में। अगर नीचे वाले की वैल्यू 12% से अधिक है तो आपको इनको भी नाम में लेना, इनका भी नाम यूज करना पड़ेगा, मतलब किस किस का, सिल्ट का और क्ले का। वो कैसे करेंगे अपन, वो आप देखोगे कि भाई ऊपर वाले में अपना ये ग्रेवल बैठ रहा है या फिर सैंड बैठ रहा है, कौन सी चीज ज्यादा है। कोर्स वाले में अगर मान लो ग्रेवल है ज्यादा, और नीचे वाले में देखो क्या ज्यादा है, सिल्ट का पोर्शन है या क्ले का, सिल्ट का ज्यादा है तो जीएम कहलाएगा। ऊपर ग्रेवल ज्यादा है, नीचे क्ले ज्यादा है तो जीसी कहलाएगा। ऊपर सैंड ज्यादा है, इन दोनों में सैंड आ गया, नीचे सिल्ट ज्यादा है तो एसएम हो गया। ऊपर सैंड ज्यादा है, नीचे क्ले ज्यादा है, ऐसी। इस तरह से अपन क्लासिफाई करते हैं। बात क्लियर है। अगर इनकी वैल्यू दोनों के बीच में आ जाती है, 5 से 12 के बीच में, तो आप दोनों ड्यूल क्लासिफिकेशन करोगे, मतलब ग्रेवल सिल्ट भी आएगा और साथ में वो वेल ग्रेडेड है या पुअर ग्रेडेड, दोनों चीज लेंगे हम। वो क्लासिफिकेशन का चार्ट भी बनाऊंगा मैं आपको, उसमें और भी चीजें काम की होती हैं, उन सभी चीजों को मैं चार्ट में बनाऊंगा। इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं किसको, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में। बात क्लियर है। अब देखो इसके अंदर क्या है, एक चीज और है इसके अंदर। ये तो था हमारा किसका,
ए हो गया हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल का। दूसरा मैं बताता हूं आपको फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल का कब होगा? जब आपने देखा कि 75 माइक्रोन से ऊपर जो रुक रहा है ना, उसकी वैल्यू क्या 50 से कम है, मतलब नीचे वाले की वैल्यू 50 से ज्यादा या बराबर है। तो इस वाले केस में आपका पोर्शन क्या कहलाएगा? इस वाले केस में आपका पोर्शन कहलाएगा हमारा फाइन ग्रेन सॉइल। इस वाले पोर्शन में, इस वाले आपके केस में ये क्या कहलाएगा? हमारा फाइन ग्रेन सॉइल कहलाएगा। ये इक्वल नहीं आएगा, ओनली लेस देन आएगा, ठीक है ना। अगर नीचे वाले की वैल्यू 50 से ज्यादा बैठ रही है तो क्या कहलाएगी? फाइन ग्रेन सॉइल। हमें समझ में आ गया क्या है वो? फाइन ग्रेन सॉइल है। अब फाइन ग्रेन सॉइल के हमारे 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। वो किसके आधार पर होते हैं? वो होते हैं हमारे लिक्विड लिमिट के आधार पर। आपको नीचे वाले में कुछ नहीं करना, फाइन वाले में, कोर्स वाले में तो बहुत सारी मगजमारी थी। 5% से कम है फाइनर, 12 से ज़्यादा है, 5 से 12, अलग अलग नाम दे रहे थे बहुत तरीके से। इसमें कुछ नहीं करना, आपको पता चलेगा 50% से अधिक है तो आपका क्या कहलाएगा? या तो वो कहलाएगी हाई प्लास्टिक, या कहलाएगी लो प्लास्टिक, या कहलाएगी इंटरमीडिएट प्लास्टिक। हाई प्लास्टिक कब कहलाएगी? जब उसके लिक्विड लिमिट की वैल्यू 50% से अधिक हो। जब लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35% से कम हो तो कहलाएगी आपकी क्या? लो। और जब इसकी वैल्यू आपके 50 और 35 के बीच में हो तो कहलाएगी इंटरमीडिएट। खत्म बात। तो मतलब अपनी जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसका क्लासिफिकेशन केवल और केवल लिक्विड लिमिट के आधार पर होता है, ठीक है ना। उसके आधार पर हम बताते हैं कि वो हाई कंप्रेसिबल है, जिसकी लिक्विड लिमिट जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही ज्यादा प्लास्टिक होगी, उतनी ही ज्यादा कॉम्प्रेसिबल होगी। जिसकी लिक्विड लिमिट जितनी कम होगी वो उतनी ही कम कॉम्प्रेसिबल होगी, उतनी ही उसकी प्लास्टिसिटी कम होगी। इस तरह से हम फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। ये सेम क्लासिफिकेशन कोर्स और फाइन का हमारे यूनिफाइड में होता है, और वो सिस्टम पहले आया था। मैंने आपको उसको बाद में लिखवाऊंगा क्योंकि हमारे तो इंटरनेशनल इंडियन का यूज करते हैं अपन, इसलिए मैं इसको पहले लिखवा रहा हूँ। दोनों सेम है, उसमें भी ए और ऐसे करते हैं। बस क्या अंतर है वहां पर जो फाइन ग्रेन सॉइल है ना, उसको क्या करते हैं, 2 डिवीजन होते हैं बस, कि एक तो हमारी WL की वैल्यू लेस देन हमारी 50% हो, और एक ग्रेटर देन हो। लेस को बोलते हैं लो, इसको बोलते हैं हाई प्लास्टिक। बस उसमें ये है, यहां पर 3 है। इतना अंतर है, दोनों में कोई अंतर है नहीं। और अब अपन इनको क्या करेंगे, 1 बाय 1 सब चीजों को देखेंगे। मैं एक चीज और बताता हूं, इसके अंदर हमारे एक एस ग्रैंड था, तो ये तो पूरा चार्ट था हमारा। एक एस ग्रैंड ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, किसके बीच में? लिक्विड लिमिट के बीच में और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में। उस ग्राफ में इस तरह से 2 लाइन बनती हैं। बात समझ में आई? इसमें इस तरह से 2 लाइन बनती हैं। ये होती है हमारी यू लाइन, ये होती है हमारी ए लाइन। कैसे बनती है मैं बताऊंगा आपको, एक इक्वेशन के द्वारा बनती है लाइनें। तो इसके बीच में इस तरह से सॉइल आती है ऑटोमेटिकली। 3 पार्ट बनते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 3 पार्ट बनते हैं। उनके आधार पर इन्होंने बताया, ये जो पार्ट बनते हैं ना अलग अलग, इनके आधार पर उन्होंने बताया कि इस लाइन से ऊपर अगर कोई सॉइल बैठ रही है तो हमारी कहलाएगी क्ले, इससे नीचे है तो सिल्ट कहलाएगी या कहलाएगी ऑर्गेनिक, ठीक है ना। और यहां पर इन्होंने एक डैश्ड पोर्शन बना था, इसको हैश्ड पोर्शन बोलो या डैश्ड बोलो। हैश का मतलब क्या है? क्रॉस किया हुआ है। ये जो पोर्शन में आती है सॉइल, वो आती है हमारी कौन सी? MlCl। मतलब इसके अंदर हमारी जो आएगी सिल्ट के लिए दोनों आएंगी और लो कंप्रेसिबिलिटी की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने एक ग्राफ बना दिया। अब क्या करना है आपको? अब कुछ नहीं करना है, इस ग्राफ को देखना है, इक्वेशन का यूज करना है। अगर इस ग्राफ के अंदर कोई सॉइल इस लाइन से ऊपर बैठ रही है तो क्ले कहलाएगी, इस लाइन से नीचे बैठ रही है तो सिल्ट कहलाएगी। इतनी सी बात है। तो वो तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे पूरा देख करके, और इसमें क्या करना है, इस ग्राफ में हमको कुछ नहीं करना, देखना है ए लाइन से ऊपर है, ए लाइन से नीचे है। अगर ए लाइन से ऊपर है तो कहलाएगी क्ले, और नीचे है तो सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक सॉइल कहलाएगी। बात क्लियर है? तो इस तरह से एक एस्ग्रेंड ने बनाया। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, इसको प्लास्टिसिटी चार्ट बोलते हैं अपन, इसको प्लास्टिक चार्ट बोलते हैं। मैं ये बनाऊंगा भी, लेकिन मैं इसके बारे में 1 2 लाइन लिखूंगा बीच में, तो आप कहीं ये कंफ्यूजन नहीं हो कि सर ए लाइन क्या होती है, यू लाइन क्या होती है। अभी मैं लिख दूंगा, लिख लो आप। जब मैं ये चार्ट बनाऊंगा ना तब आप समझ जाओगे ए लाइन कैसे आती है और यू लाइन किस तरह से आती है, ठीक है ना। उसको मैं बाद में लिखूंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा बताया मैंने आपको, ताकि ये जब बीच में प्लास्टिक चार्ट लिखूं ना वर्ड, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे सर इसका मतलब क्या होता है। अब हम क्लासिफाई करेंगे सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से। तो शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इंडियन क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें लिखता हूं मैं
इस सिस्टम में सॉइल को पार्टिकल साइज व प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक कॉमा कॉम्प्रेसिबिलिटी के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। इसमें सॉइल को मुख्यतः दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, जिनके सब पार्ट भी होते हैं। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको इन दोनों पार्ट को लिखवाऊंगा। पहले मैं आपको सफिक्स प्रीफिक्स बताता हूं। इनमें सॉइल को कुछ सिंबल्स द्वारा दर्शाया जाता है, जो निम्न है। कौन कौन सिंबल होते हैं? प्रीफिक्स, देखो भाई, प्रीफिक्स का मतलब होता है, मान लो मैं कुछ लिख रहा हूं ना, पहले वाला वर्ड और बाद वाला वर्ड होता है मेरा सफिक्स। ठीक है ना। तो अगर मेरा ग्रेवल है तो उसको जी से डिनोट करते हैं। प्रीफिक्स में ये वाली चीज़ आएंगी आगे, ये वाली चीज़ आएंगी पीछे। अगर मेरा सैंड है तो उसको डिनोट करता हूँ मैं किससे? एस से। ठीक है। और अगर मेरी ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट है एम से, क्ले है तो सी से, पीट है पीटी से, और ऑर्गेनिक सॉइल है तो ओ से। सफिक्स में वेल ग्रेडेड को डब्लू से, पुअरली ग्रेडेड को पी से। अगर मुझे बोला है ना वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो ये वाली चीज पीछे आती है, जी डब्ल्यू लिखूंगा। कैसे पढ़ूंगा मैं इसको? पढ़ेंगे ऐसे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड सैंड, और वेल ग्रेडेड सैंड, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। ये डब्ल्यू हो गया, पी हो गया। अगर कोई मेरी क्ले आ रही है पीछे, सिल्टी एम, क्लेई को सी से, और भी हैं इसके अंदर अभी तो हमारे। एक है मेरा एल, आई और एच। एल का मतलब है लिक्विड लिमिट इज लेस देन 35%, लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 35। यार ये कॉलम बड़ा ही बना देते हैं, आपको दिखेगा नहीं। सफिक्स में, और ये हमारे सिंबल, वेल ग्रेडेड डब्लू, पुअरली ग्रेडेड पी,
ठीक है, सिल्टी एम क्लेई सी, और लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35% से कम है तो कहलाएगा लो, इसको बोलते हैं लो कॉम्प्रेसिबल, एल से डिनोट करते हैं। 35 के बराबर या ज़्यादा है, 50 से कम या बराबर है तो कहलाएगा इंटरमीडिएट। इसकी वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो हाई कॉम्प्रेसिबल मतलब एच, ऐसे डिनोट करते हैं अपन। बात क्लियर है? शॉर्ट में यहाँ लिख भी देता हूँ, एल का मतलब क्या है, लो कॉम्प्रेसिबल और लो प्लास्टिक। आई का मतलब है इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल और इंटरमीडिएट प्लास्टिक। एस का मतलब है हाई कॉम्प्रेसिबल या हाई प्लास्टिक। इसको उतारो आप, मैं मिटाता हूं। तो अब देखो अपन क्या लिखेंगे, अब अपन जो दो पार्ट थे ना उन दोनों पार्ट के बारे पहले हम लिखेंगे। इसमें ए बी सी डी चल रहा है ना, उसको एक नंबर डाल के लिखेंगे। पहला पार्ट अपन कौन सा लिखेंगे, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कौन सी कहलाएगी वो देखेंगे। कोर्स में भी आगे दो होते हैं, ग्रेवल और सैंड। सारी चीज देखते हैं हम। मैं इसे मिटाता हूं, पहले मैं आपको फ्लो चार्ट बना देता हूं, फिर हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग वन बाय वन सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है भाई? अब मैं आपको लिखता हूं इसके अंदर फ्लो चार्ट बनाता हूं। देखो कैसे क्लासिफिकेशन होता है। सॉइल पासिंग ओवर 75 माइक्रोन सीव। ध्यान से समझेंगे, 75 माइक्रोन के ऊपर से गुजरी है सीव। अब देखो, इफ soil fraction over 75 micron is greater than equal to 50%। 75 माइक्रोन से ऊपर अगर कितना है, 50 है, उससे अधिक है, तब तो भैया क्या कहलाएगी हमारी, तब तो कहलाएगी वो कोर्स ग्रेन सॉइल। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर क्या है, उससे ऊपर 50 से ज्यादा नहीं है, नीचे है 50 से ज्यादा, इफ, तो मैं दो चीज लिख सकता हूं। देखो ये 75 थी, 75 से ऊपर अगर 50 या 50 से अधिक परसेंट है तब तो कहलाएगा कोर्स, नहीं है तो फाइन कहलाएगा। नहीं कब होगा, जब मैं या तो इससे गुजरे हुआ जो पोर्शन है उसकी वैल्यू 50 से ज्यादा हो, या तो मैं क्या बोलूं, इससे गुजरे हुए पोर्शन की वैल्यू 50 से ज्यादा है, या मैं क्या कहूं, इसके ऊपर जो रुका हुआ है उसकी वैल्यू 50 से ज्यादा नहीं है। दोनों का मतलब तो एक ही है, तो मैं आपको गुजरे हुए लिख देता हूं। इफ सॉइल, या फिर ऐसे इफ सॉइल retained, if soil fraction, if soil fraction retained over 75 माइक्रोन इज लेस देन 50%। 50% ज्यादा है, बराबर है, तब तो कोर्स है, और कम है तो मतलब नीचे नीचे पहुंच गया, ज्यादा नीचे ज्यादा पहुंच गया तो क्या कहलाएगा, फाइन ग्रेन सॉइल कहलाएगा। बात क्लियर है? कोर्स ग्रेन सॉइल को हम कैसे डिवाइड करेंगे, कोर्स ग्रेन में हमारी एक तो भैया, कोर्स ग्रेन में एक तो ग्रेवल होता है, एक सैंड। ग्रेवल कब होगा, उसके लिए हम देखेंगे कौन सी, अब उसके लिए देखेंगे हम 4.75 mm की सीप को। ठीक है? इफ
सॉइल फ्रैक्शन नहीं आया, आपके लिखेंगे इफ कोर्स फ्रैक्शन, ये ध्यान रहे, इफ कोर्स फ्रैक्शन ओवर 4.75 mm इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। अब अगर जो कोर्स फ्रैक्शन है वो 4.75 mm के ऊपर इससे ज्यादा है तब तो कहलाएगा मेरा क्या, ग्रेवल। और क्या हो रहा है, इफ कोर्स फ्रैक्शन ओवर 4.75 mm इज लेस देन 50%, तो मेरा क्या कहलाएगा, सैंड कहलाएगा। अगर कोर्स फ्रैक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा है तो इसको नोट में और लिख देंगे आप, इसके नीचे ही, क्या कोर्स फ्रैक्शन क्या होता है। कोर्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है, नोट नंबर अपना इसको आप ए डाल दो या 1 और 2 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। कोर्स फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, कोर्स फ्रैक्शन कौन सा होगा, 75 माइक्रोन से ऊपर रुका हुआ कुल सॉइल का परसेंटेज में पार्ट। टोटल सॉइल का कितना परसेंट पार्ट किस पे रुका हुआ है, 75 माइक्रोन से ऊपर, वो तो हमारा कोर्स फ्रैक्शन है। दूसरा होता है हमारा परसेंटेज फाइननेस। इसका मतलब क्या होता है, 75 माइक्रोन से नीचे पास हुआ कुल सॉइल का परसेंटेज में पार्ट। देखो भाई, ये 75 था, इससे ऊपर टोटल हमारी सॉइल कितनी थी, 100%। उसका मतलब मान लीजिए 70% ऊपर है, 30% नीचे, तो ये तो कहलाएगा मेरा क्या, ये तो कहलाएगा कोर्स फ्रैक्शन, ये कहलाएगा परसेंटेज फाइननेस। तो मैं इसको आपको एग्जांपल में साइड में लिख देता हूँ, ऐसे लिख देंगे आप। ये मान लो 70% है, ये मेरा 30% है, तो ये तो मेरा क्या कहलाएगा, जो 70% है, जो मेरा 70% है, ये तो कहलाएगा, इसको तो बोलेंगे अपन कोर्स फ्रैक्शन। और जो मेरा 30% है, ये कहलाएगा मेरा परसेंटेज फाइननेस। ठीक है भाई, इस तरह से होता है ये। तो ये हमारा कोर्स का अभी खत्म नहीं हुआ, कोर्स में अभी केवल 2 ही देखे हैं अभी। तो ये ग्रेवल को हम और डिवाइड करते हैं किसके आधार पे, परसेंटेज फाइननेस के आधार पे। अगर परसेंटेज फाइननेस की वैल्यू 5 से कम है तब तो इसका नाम और कुछ हो जाएगा, 12 से ज्यादा है तो कुछ और तरीके से डिनोट करेंगे, 5 से 12 के बीच में तो कुछ और तरीके से। तो मतलब ये तो अभी आगे और चलना है, उसको मैं बताऊंगा। और फाइन ग्रेन की बात करते हैं तो इसको तो केवल हम किसके आधार पर डिवाइड कर देंगे, इसको तो सिंपली हम लिक्विड लिमिट के आधार पर डिवाइड कर देंगे। अगर हमारी लिक्विड लिमिट इज लेस देन 35% है तब तो कहलाएगी हमारी सॉइल क्या, लो कॉम्प्रेसिबल सॉइल। अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से तो ज्यादा है, 50 से कम है, तो क्या कहलाएगी मेरी, इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल सॉइल। इसकी वैल्यू अगर मेरी 50% से अधिक है तो कहलाएगी मेरी सॉइल हाई कॉम्प्रेसिबल। ठीक, तो आप ये कंप्लीट उतारो। अब मैं आपको, देखो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा 1 नंबर इसके बारे में, और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइननेस के बारे में। इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है, ऐसे लिखेंगे। 1 नंबर इसके बारे में बताऊंगा कंप्लीट, फिर हम पढ़ेंगे फाइननेस के बारे में। ठीक है ना, मैं इसे मिटाता हूं, ये हमारा मोटा मोटा सब डिवीजन था। अब ये हमारा पार्ट ज्यादा लेंदी है। अब आप 1 नंबर डालकर लिखेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल।
अब हम एक नंबर डालकर लिखेंगे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ये कौन सी है भाई? जब सॉइल का 50% या उससे अधिक पार्ट 75 माइक्रोन सीव पर रुकता है तो इसे कोर्स ग्रेन सॉइल कहते हैं। बता चुका हूं आपको। इसे आगे 4.75 mm सीव पर रुकने के आधार पर 4.75 पर कितनी रुक रही है आधार पर? ग्रेवल व सैंड में क्लासिफाई किया गया है। तो अब मैं लिखता हूं ए क्या? ग्रेवल। ग्रेवल कौन सा होगा? जब कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन, कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन मैं आपको बता चुका हूं, नोट में लिखवाया फर्स्ट। जब कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन का 50% या उससे अधिक पार्ट कौन सी सीव पर? 4.75 mm सीव पर होता है तो उसे ग्रेवल कहते हैं। ठीक। दूसरा क्या है हमारा? सैंड। सैंड कब कहलाएगा? जब कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन का 50% से अधिक पार्ट 4.75 mm सीव से गुजर जाए तो उसे क्या कहते हैं? सैंड कहते हैं। ग्रेवल सैंड की बात हो गई, लेकिन इनको आगे भी डिवाइड किया गया किसके आधार पे? परसेंटेज फाइननेस के आधार पर। तो अब अपन अगली लाइन से लिखेंगे क्या? परसेंटेज फाइननेस के आधार पर कोर्स ग्रेन सॉइल को आगे भी डिवाइड किया जाता है। तो तीन तरह के डिवीजन है। पहला तो परसेंटेज फाइननेस अगर हमारी 5% से कम है, 12% ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में 5% से कम है तो हम केवल कोर्स फ्रैक्शन को महत्व देते हैं, वहां पर अपन इसको पुअरली या वेल ग्रेडेड के नाम से जानते हैं। 12 ज़्यादा होता है तो फाइन को भी महत्व देंगे, उसको महत्व देंगे तो अपन उनके नाम भी काम में लेंगे, और अगर उन दोनों के बीच में है तो दोनों ही चीज़ें काम में लेंगे। अब मैं उसके तीनों के चार्ट बनाता हूं, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं क्या लिखूंगा? फर्स्ट लिखूंगा परसेंटेज फाइननेस इज लेस देन 5%, ये तो रहेगा फर्स्ट। और अगर सेकंड क्या रहेगा? ग्रेटर देन 12%। और तीसरा रहेगा, इन तीनों के आधार पर क्या क्या होते हैं उनकी सारी वैल्यूज मैं आपको चार्ट में बना दूंगा, फ्लो चार्ट में। आप इसको उतारो। तो अभी हमारा पहला ही चल रहा है, पहला का मैंने केवल डिवीजन लिखा है। अब मैं उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट लिखूंगा, तब जाकर के मेरा ये खत्म होगा। फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? दूसरा पार्ट, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है ना। मैं इसे मिटाता हूं तो सही तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको, बिल्कुल प्रॉपर जैसा मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको फर्स्ट लिखूंगा, इन तीनों पार्ट के बारे में लिखेंगे। तो फर्स्ट अपन लिखते हैं कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं।
अब देखो फर्स्ट लिखते हैं अपन, इफ परसेंटेज फाइनेंस लेस देन 5%, 5% से कम है तो इसमें लिख देते हैं एक लाइन, इस केस में कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को वेल ग्रेडेड व पुअरली ग्रेडेड के रूप में क्लासिफाई करते हैं। कैसे करेंगे देखो, या तो हमारी क्या होगी, ग्रेवल होगी, या फिर होगी हमारी सैंड होगी। ग्रेवल कब होगी, जब हमारा 50% से अधिक 75 माइक्रोन पर रुका हुआ है और उससे पास हो गया तो सैंड होगी। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब ग्रेवल को आप पुअरली ग्रेडेड कब बोलोगे, इसके दो डिवीजन है हमारे, कौन से हैं, ये तो है जी और ये है एस। दो डिवीजन कौन से हैं, पहला मेरा वेल ग्रेडेड ग्रेवल, इसको अपन GW से डिनोट करेंगे। ये मेरा पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, इसको GP से डिनोट करेंगे। वेल ग्रेडेड कब होता है, पहली बात तो इसकी कंडीशन लिखता हूं मैं, क्या क्या कंडीशन है इसमें। पहले तो अपनी ग्रेवल की वैल्यू सैंड से होगी ज़्यादा। दूसरी बात, इसमें जो हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, उसकी वैल्यू 4 से ज़्यादा होगी। और जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा और 3 से कम होगी। जब ये तीन कंडीशन फॉलो होती हैं तब तो हम क्या कहेंगे उसको, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। पुअरली कब होगा, जब ग्रेवल की वैल्यू सैंड से, ये तो सिंपल, ये तो भाई सीधी सी बात है, ये तो होगा ही होगा, तभी तो ग्रेवल होगा वो। दूसरी बात क्या है हमारी, Cu इज नॉट ग्रेटर देन 4, 4 ज़्यादा नहीं है। तीसरी बात, Cc की वैल्यू जो है ये भी हमारी नहीं बैठ रही, ये ठीक है ना, ये भी नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में हमारा क्या कहलाएगा, पुअरली ग्रेडेड। सैंड की बात करते हैं तो सैंड में भी सेम सीन है। सैंड हमारी क्या कहलाएगी, वेल ग्रेडेड सैंड, मतलब SW। और दूसरा नाम क्या है, पुअरली ग्रेडेड सैंड, मतलब SP। SW कब होगा, देखो भाई जब सैंड की वैल्यू तो हमारी ग्रेवल से अधिक होगी, ये बात तो सबको पता है, ये तो फॉलो होगा। दूसरी बात क्या है, Cu की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए और Cc की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3। और इस वाले केस में क्या होगा, सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल, सही बात है। Cu इज नॉट ग्रेटर देन 6 और Cc की वैल्यू जो है वो भी इस रेंज में नहीं बैठ रही। कैसे याद रखोगे, देखो 5 से कम है तो केवल कैसे क्लासिफाई करेंगे, पुअर है या वेल, वो लिख दिया मैं, वेल ग्रेडेड पुअर ग्रेडेड। तो GW होगा या फिर GP होगा। GW कब होगा, जब ग्रेवल की वैल्यू सैंड से ज्यादा है, तो आपको बता ही रखा पहले ग्रेवल तब कब कहलाएगा, जब 50% से ज्यादा उसके ऊपर रुका हुआ है, 4.75 के ऊपर ग्रेवल कहलाएगा। ग्रेवल सैंड से अधिक होना चाहिए, Cu की वैल्यू 4 से अधिक होनी चाहिए, Cc की वैल्यू इस रेंज में है, तब तो कहलाएगा वेल ग्रेडेड। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही देखो, तो कहलाएगा पुअरली ग्रेडेड। अगर इसकी वैल्यू 6 से ज्यादा और ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वेल ग्रेडेड सैंड है, नहीं हो रही तो ये। पढ़ोगे हमेशा कैसे, बोलोगे तो वेल ग्रेडेड, आप प्रीफिक्स को बाद में पढ़ते हो, सफिक्स को पहले। सफिक्स क्या होता है, बाद वाला लेटर, प्रीफिक्स पहले, प्री मतलब पहले वाला लेटर, सफिक्स को पहले पढ़ते हैं। वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो सफिक्स को पहले पढ़ा जाएगा, प्रीफिक्स को बाद में। लिखने में प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, सफिक्स को बाद में। इसको मिटाता हूं मैं, आप इसको उतारो। तो ये कब था हमारा, जब 5% से कम है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर 12% से ज्यादा हो तो क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं, मैं इसको मिटाता हूं।
अगर 12% से अधिक है तो उसमें क्या करेंगे अपन, फाइन ग्रेन सॉइल को भी महत्व दिया जाता है। फाइन ग्रेन सॉइल का मतलब क्या है, क्ले और सिल्ट। वो मैं लिखता हूं आपको। इफ सेकंड है हमारा, इफ परसेंटेज फाइनेंस इज ग्रेटर देन 12%, 12% से अधिक है, इस केस में फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी होती है हमारी, लिख देता हूं, क्ले कॉमा सिल्ट को भी महत्व दिया जाता है। इसको भी महत्व देंगे, मतलब इनके नाम भी आएंगे, सी भी आएगा और एम भी आएगा। अब ये किसके आधार पर है, ये लिखते हैं अपन। देखो एक तो थी हमारी ग्रेवल, एक हमारा सैंड। ये तो हमारा पहले ही हो चुका, कब, जब 4.75 से ऊपर रुका हुआ, 50 से ज्यादा तो ग्रेवल और 50 से कम है तो सैंड है। ठीक है, अब इसको हमने 3 डिवीजन है इसके अलग अलग, कौन कौन से हैं। पहला डिवीजन जो है इसका वो तो है कौन सा, पहला डिवीजन हमारा GM, दूसरा है हमारा GC, तीसरा है हमारा GM-GC। GM का मतलब क्या है, GM का मतलब है हमारा सिल्टी। देखो मैंने आपको लिखवाया प्रीफिक्स में और सफिक्स में। सफिक्स मतलब बाद वाला लेटर, देखो बाद वाले में अगर M लिखा है तो उसका मतलब होता है सिल्टी, पीछे की तरफ C लिखा है तो उसका मतलब होता है क्लेई। ठीक है ना, तो ये सिल्टी और ये क्या हो गया हमारा सिल्टी ग्रेवल। इसको क्या पढ़ोगे आप, क्लेई, CLAYEY ग्रेवल। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे, देखो ग्रेवल है जिसमें सिल्ट भी है और क्ले भी है, तो लिखेंगे हम इसे ग्रेवल विद सिल्ट एंड क्ले। अब बात यह है कि आप GM कब बोलोगे, GC कब बोलोगे, GM-GC कब बोलोगे। GM आप तब बोलते हो जब देखो क्या क्या कंडीशन फॉलो होती हैं, जैसे पिछले वाले में लिखी थी ना वैसी मैं यहां लिखता हूं। इसमें कब होती है हमारी, ये कंडीशन लिखता हूं, ग्रेवल तो हमारा सैंड से ज्यादा हुए तो तीनों में ही होगा, तब ये वाली कैटेगरी होगी ग्रेवल वाली। जी तो तब लिखा जाएगा जब उसकी वैल्यू सैंड से ज्यादा होगी। ग्रेवल इज ग्रेटर देन सैंड, ग्रेवल इज ग्रेटर देन सैंड। ठीक है, और दूसरी बात क्या है हमारी, इस वाले केस में GM कब बोलोगे, देखो आपने ये तो देख लिया 75 माइक्रोन, ग्रेवल सैंड से ज्यादा है तो हमारा G लिख गया। अब M कब लिखा जाएगा, मैंने आपको बताया था ना, ये सिल्ट है और ये क्ले है, जब सिल्ट की वैल्यू क्ले से ज्यादा है तो आप लिखोगे M। तो यहां पर इस वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारा, सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले, तब तो आप M लिखोगे। और अगर आपका ये नहीं है, क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट है, तो आप लिखोगे C। जब क्या है, सिल्ट इज लगभग बराबर क्ले, तो आपको दोनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी। और क्या कंडीशन है इसकी, और कंडीशन इसकी ये है कि जो इसमें IP की वैल्यू लेस देन 4% है, इसमें जो हमारा IP है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 7% है, और इसमें IP की वैल्यू क्या है हमारी 4 से 7% के बीच में है। ये 3 इसकी कंडीशन ही होगी। अगर मैं प्लास्टिसिटी चार्ट की बात करता हूं ना, मैंने आपको बताया था, वो मैं पहले लिखवा रहा हूं, बना बाद में दूंगा। मैंने बताया था ना आपको, A लाइन होती है, उसमें A लाइन से ऊपर क्ले, A लाइन से नीचे हमारी क्या होती है, सिल्ट होती है। तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, ये वाला जो हमारा, ये इसमें क्या आएगा, सॉइल इज बिलो A लाइन इन प्लास्टिसिटी चार्ट। और इसमें क्या होगी, क्ले वाले में सॉइल इज अबव A लाइन इन
प्लास्टिसिटी चार्ट। इसमें किसमें होगी? वो जो डैश्ड पोर्शन था ना, हैश्ड पोर्शन। सॉइल इज विद इन हैश्ड पोर्शन इन प्लास्टिसिटी चार्ट। ठीक है भाई। ऐसे अब हम इसकी ग्रेवल सैंड की लिखते हैं, सैंड की भी 3 डिवीजन हो जाएंगे, सेम ऐसे ही होंगे, कोई भी चेंज नहीं है। और ऐसे याद रखने तरीका, एस एम होगा, एस सी होगा और एस एम एस सी। एस एम कौन सा होगा हमारा? इसको क्या बोलोगे आप? सिल्टी सैंड। इसको क्या बोलोगे? सिल्टी सैंड बोलोगे। इसको क्या बोलोगे आप? क्लेई सैंड बोलोगे। इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप सैंड विद सिल्ट एंड क्ले। ठीक है भाई, सैंड विद सिल्ट एंड क्ले। इसमें क्या होगा? सैंड, ये कंडीशन सैंड इज ग्रेटर देन। अब ये सारी कंडीशन हम इनकी लिख देते हैं एज इट इज, जैसे मैंने इसमें लिखा है ऐसा मैं यहां लिख देता हूं। देखो इसमें क्या होगा हमारा? सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल। एक तो ये होना चाहिए, और एक इसमें क्या होना चाहिए? सिल्ट की वैल्यू, सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले। और क्या होना चाहिए? IP इज लेस देन 4%। और क्या होना चाहिए? सॉइल इज बिलो ए लाइन ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट। ऐसी मैं इसका लिख देता हूं, सैंड की वैल्यू ग्रेवल से अधिक, क्ले की वैल्यू सैंड से अधिक, IP की वैल्यू 7% से अधिक, और सॉइल इज अबव ए लाइन ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट। ठीक, इसमें क्या होगा? सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल, क्ले इज लगभग बराबर सिल्ट, IP की वैल्यू 4 से 7 के बीच में, सॉइल इज विद इन हैश्ड पोर्शन ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट। लो भाई, ये मैंने आपको कंप्लीट बना दिया। बहुत ही सिंपल वे है, इससे सिंपल नहीं हो सकता कुछ भी। कुछ भी याद नहीं रखना, आप एक लाइन याद रखोगे ना, सारी लाइन याद हो जाएंगी। अरे सेम चीज है, कुछ है ही नहीं। देखो केवल ये वाली लाइन चेंज हो रही है सब में। देखो आप, इन दोनों में क्या चेंज है? ये ग्रेवल इज ग्रेटर देन सैंड, और यहां क्या है? सैंड ग्रेटर देन ग्रेवल। बाकी देखो सारी चीज सेम है, ये है क्या नहीं? ये जो है इसका अपोजिट है ये दोनों, बस ऐसे याद रखना है आपको। तो मैंने, आप लेस देन नहीं आएगा, ग्रेटर देन परसेंट, इफ परसेंटेज फाइनेंस इज ग्रेटर देन 12। तो सेकंड पोर्शन हो चुका है। अगर हमारा 12% से अधिक होता है तो हम किसको महत्व देते हैं? फाइन ग्रेन सॉइल को। 5 से कम होता है तो वेल या पुअर में चेंज करते हैं नाम इसका। और इन दोनों के बीच में है तो दोनों ही चीजें आएंगी, वहां पर हमारा GM भी आएगा, और जो पिछले वाले में था ना GWGP, वो भी आएगा। तो उसको केवल मैं नाम लिख देता हूं, कैसे कैसे नाम दिए जाएंगे। मैं इसको मिटाता हूं भाई, मैं इसको मिटाता हूं। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा इसका जो था, तो कोर्स ग्रेन ही चल रहा है अभी, तो फाइन पे तो पहुंचे ही नहीं हम। फाइन के बाद तो मेरे को प्लास्टिसिटी चार्ट और बनाना है अभी, तो उसके बाद में फिर यूनिफाइड वाले का देखेंगे, उसमें तो एक लाइन लिखनी है। अब देखो भाई, अब अपना क्या है? तीसरा, इफ परसेंटेज फाइननेस इज बिटवीन 5 to 12%। इस केस में क्या करते हैं? इस केस में सैंड व ग्रेवल का
ड्यूल क्लासिफिकेशन किया जाता है। ड्यूल का मतलब क्या है, इसमें पहले वाले की चीज भी आएगी, पहले वाले में क्या था, वेल और पुअर। दूसरे वाले की चीज भी आएगी, दूसरे वाले में सफिक्स में क्या था हमारा, सिल्ट था या फिर क्ले था। तो ये चारों चीज आएंगी इसके अंदर। मैं लिख देता हूं कैसे होगा हमारा, कोर्स ग्रेन सॉइल या तो होगी हमारी ग्रेवल या होगी हमारी सैंड। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग में सेट होगा। ग्रेवल कब होगा, जब 4.75 से ऊपर है, 50 से अधिक 4.75 से ऊपर तो ग्रेवल, और 4.75 से ऊपर 50 से अधिक नहीं है तो सैंड है। तो ग्रेवल को हम दो नाम होंगे, या तो होगा हमारा वेल ग्रेडेड GWGM, दूसरा GW ऐसे ही सैंड का हो जाएगा। कौन कौन सा होगा, देखो आप, दो दो नाम हो गए नहीं हो गए। इसको आप क्या बोलोगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद, ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल है और ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल है और ये ग्रेवल, इसको आप क्या बोलते थे, ये तो पहले वाला जो हमने फर्स्ट पढ़ा था ना, फर्स्ट क्या था, लेस देन 5% वाले में ये था। तो इसको आप क्या बोलते थे, इसको बोलते थे आप वेल ग्रेडेड ग्रेवल, इसको आप बोलते थे GW। जब ग्रेटर देन 12 होता था तो आप बोलते थे GM, और GM को क्या बोलते थे आप, सिल्टी ग्रेवल, यही तो बोलते थे GM को। जब ये दोनों चीज मिल रही है एक साथ तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट। क्या होगा, विद सिल्ट बोल दोगे आप। तो इसको आप क्या लिखोगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट के साथ। ऐसे ही आप इसका नाम दोगे, इसका नाम क्या होगा, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, सॉरी क्ले। ये वेल ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट, पुअरली ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट, वेल ग्रेडेड सैंड विद क्ले, पुअरली ग्रेडेड सैंड विद क्ले। आप इनको लिख सकते हो। इस तरह से हमारा ड्यूल क्लासिफिकेशन होता है। तो ये हमारा हो चुका क्या, ये हमारा फर्स्ट हो चुका कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अब हम दूसरा नंबर लिखेंगे क्या, अब हम दूसरा पढ़ेंगे क्या, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो पहले तो मैं आपको ये लिखवाता हूं, फाइन ग्रेन्ड सॉइल कब कहलाएगी, लिखते हैं जब सॉइल का कुल 50% से अधिक पार्ट 75 माइक्रोन से गुजर जाए तो इसे फाइन ग्रेन सॉइल कहा जाता है। क्या बोलेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल कहा जाता है। इसे लिक्विड लिमिट व कॉम्प्रेसिबिलिटी के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किस किस के आधार पर, लिक्विड लिमिट और कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब मैं आपको इसके पार्ट लिखता हूं। तो दूसरा अपन पढ़ रहे हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल। मैं इसको मिटाता हूं, आप उतारना, मैं इसे मिटा रहा हूं भाई। तो इसमें कौन सा होता है हमारा,
देखो भाई फाइन ग्रेन सॉइल में हमारा इसके आधार पर कौन कौन से हो गए, ये है हमारी फाइन ग्रेन्ड सॉइल। कौन सी होगी, परसेंटेज सॉइल ऑन 75 माइक्रोन इज लेस देन 50%। उसके ऊपर 50% से कम होगी तो मतलब गुजरी हुई क्या है, 50% से अधिक है। तो इसके हमारे कौन से पार्ट हो गए, 3 हो गए। एक तो हो गया हमारा WL इज लेस देन 35%, इसको बोलेंगे हम क्या, लो कॉम्प्रेसिबल सॉइल। और लो, वो नोट में लिखवा दूंगा आपको, जो जितनी कम कॉम्प्रेसिबल होगी उसकी प्लास्टिसिटी उतनी ही कम होगी। 35 से अधिक है और 50 से कम है, एक लिक्विड लिमिट 50 से अधिक है, ये कहलाएगी हमारी हाई कॉम्प्रेसिबल सॉइल। और ये कहलाएगी हमारी इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल सॉइल। इसको अपन आई से डिनोट करते हैं, इसको H से और इसको L से। ठीक है, नोट में क्या लिखेंगे अपन, सॉइल की कॉम्प्रेसिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ प्लास्टिसिटी क्या बढ़ती है। तो इसकी सबसे कम प्लास्टिसिटी होगी, इसकी इससे ज्यादा और इसकी सबसे ज्यादा। तो भाई हमारी फाइन ग्रेन सॉइल को सिंपली हमारे इंडियन वाले में 2 भाग दिए गए हैं, क्या क्या, एक तो जिसकी लिक्विड लिमिट 35 से कम है उसको बोल दिया लो कॉम्प्रेसिबल, जिसकी 35 से 50 के बीच में वो इंटरमीडिएट, जिसकी 50 से ज्यादा है उसको हाई कॉम्प्रेसिबल। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम था। जो यूनिफाइड सिस्टम था ना, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको, सेम हमारा यूनिफाइड सिस्टम है, बस एक अंतर है, वहां पर फाइन ग्रेन सॉइल को 2 भागों में डिवाइड किया, 3 में नहीं किया। उसने बोला कि WL की वैल्यू 50 से कम और WL की वैल्यू 50 से ज्यादा। 50 से कम का मतलब लो कॉम्प्रेसिबल, 50 से ज्यादा का मतलब हाई कॉम्प्रेसिबल, बस इतना सा अंतर है। तो एक ही लाइन लिखेंगे हम, कौन से वाले में, यूनिफाइड वाले में। ये चीज वो मैं आपको लिखवाऊंगा। पहले मैं आपको प्लास्टिसिटी चार्ट को बना देता हूं, जिसको मैं इतनी देर से आपको बताया जा रहा था कि प्लास्टिक चार्ट ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैं एक बार बना देता हूं आपको। यहां पहले अपन लिख लेते हैं, चलो नेक्स्ट सिस्टम अपन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर प्लास्टिक चार्ट में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको लिखवाता हूं अपना ABCDE। ई हमारा कौन सा चल रहा है, ई पार्ट हम मैं लिखता हूं आपको। ई जो पार्ट है हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन, वो है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, इसमें आप एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखोगे इसमें, इसमें एक लाइन लिखोगे, इसमें आप एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे, इसमें एक लाइन लिखें भाई, इस सिस्टम में, हेलो हेलो, हाँ सो नहीं रहा, क्लास हो जाता अभी यार, थोड़ा बहुत टाइम हो जाएगा बस। ठीक ठीक ठीक, इस सिस्टम में आप इसके अंदर लिखेंगे, इस सिस्टम में सॉइल का क्लासिफिकेशन इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम की तरह होता है, बस इसमें फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन डिफरेंट होता है। किसका अलग है, फाइन ग्रेन सॉइल का। यहां
फाइन ग्रेन सॉइल को लिक्विड लिमिट के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से दो भाग? अब आप इसके नीचे ये बना देंगे, एक तो जिसकी वैल्यू 50% से कम है, जिसकी 50 से ज्यादा है, बस दो ही भाग थे, बाकी सब कुछ सेम है एज इट इज। चाहे अब आपको आईएस बोले चाहे यूनिफाइड बोले, दोनों से हमारे आंसर सेम आएंगे, बस इसके अंदर अंतर है। तो आप इसको उतार दो भाई, कंप्लीट उतार दो ये। तो हमारे सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हो चुके हैं। मैं अब आपको एक प्लास्टिक चार्ट बना देता हूं, जो मैं आपको बताया जा रहा था ना, ये होता है वो मैं आपको बता देता हूं, बस अपनी यूनिट खत्म हो जाएगी। मैं इसे मिटाता हूं। तो प्लास्टिसिटी चार्ट आप अब उतारेंगे। तो प्लास्टिक चार्ट किसने दिया था? ये दिया था हमारे ए कैसग्रैंड ने। ए कैसग्रैंड जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्लास्टिक चार्ट दिया, जिसकी सहायता से सॉइल को अपन फाइन सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक, तो पहले अपन एक दो लाइन लिख लेते हैं। आप हेडिंग डालेंगे प्लास्टिसिटी चार्ट। ए कैसग्रैंड ने फाइन ग्रेन सॉइल को इक्वेशन की सहायता से चार्ट पर दर्शाया, जिसे प्लास्टिसिटी चार्ट कहते हैं। इस चार्ट में एक लाइन, कौन सी, ब्रैकेट में लिख देंगे, ए लाइन, उसको ए लाइन बोलते हैं। एक लाइन होती है जो इनऑर्गेनिक क्ले को सिल्ट व ऑर्गेनिक सॉइल से अलग करती है। साथ ही इन्होंने सॉइल की अपर लिमिट के लिए एक लाइन, यू लाइन दी, जिससे ऊपर कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब होती नहीं, उससे ऊपर कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती। इन दोनों लाइन की इक्वेशन निम्न प्रकार होती है। मैं आशा करता हूं आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। मैं बताऊंगा अभी आपको, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा आपको ए लाइन की इक्वेशन और क्यू लाइन की इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देखो भाई, अब मैं आपको समझाता हूं। ए कैसग्रैंड ने क्या किया, जो हमारी फाइन ग्रेन्ड सॉइल थी ना, उस फाइन ग्रेन्ड सॉइल के क्लासिफिकेशन करना था। फाइन ग्रेन्ड सॉइल मतलब लो कॉम्प्रेसिबल, हाई कॉम्प्रेसिबल। उसमें तीन हो गई हमारी, एक तो हो गई और एक तो हो गई हमारी क्ले, एक हो गई हमारी सिल्ट। ठीक है, जो हमारी क्ले है ये होती है इनऑर्गेनिक, एक होती है हमारी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हमारी सॉइल कौन सी होगी, ऑर्गेनिक क्ले भी हो सकती है, ऑर्गेनिक सिल्ट भी हो सकती है। मतलब पीट और मक, पीट और मक के बारे में बता चुका हूं आपको, वो हमारी ऑर्गेनिक होती है। तो देखो हमारी तीन हो गई, इन तीनों को अलग अलग करना है।
कैसे कैसे अलग अलग करना है इन तीनों को? एक तो मेरे को ये बताओ भाई, तीन क्लासिफिकेशन देना इन तीनों के। एक तो हमारी कौन सी, लो कॉम्प्रेसिबल, एक इंटरमीडिएट और एक हाई। और ऊपर से ये तीन हो गई इसके अंदर कि ये भी हमारी फाइन है, ये भी फाइन है, ये भी फाइन है। तो कौन सी तो हमारी लो, कौन सी होगी? लो कॉम्प्रेसिबल क्ले, लो कॉम्प्रेसिबल सिल्ट, लो कॉम्प्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले। इसके भी तीन हो गए भाई, इसके भी तीन हो गए, क्ले सिल्ट ऑर्गेनिक, क्ले सिल्ट ऑर्गेनिक। इतनी सारी चीजों को मैं कैसे याद रखूं, कैसे समझूं? तो उन्होंने एक चार्ट बनाया। चार्ट उन्होंने किसकी सहायता से बनाया? दो इक्वेशन की सहायता से। इन इक्वेशन का यूज किया, इन इक्वेशन से दो लाइन बनाई उस चार्ट के अंदर, ठीक है। एक लाइन ऐसे बनी, एक लाइन ऐसे बनी, ये कहलाएगी ए लाइन, ये कहलाएगी यू लाइन। अब हमें क्या करना है? ये चार्ट बन चुका है। अब आप ये समझो, ये चार्ट हमारा प्रिपेयर हो चुका है वाटर कंटेंट और आईपी के आधार पर। ये चार्ट बन गया। अब मुझे क्या करना है? मेरे कोई भी सॉइल थी, आप उस सॉइल को लेके आए, उस सॉइल में आपने लिक्विड लिमिट निकाली उसकी, और लिक्विड लिमिट पुट करके आपने क्या वैल्यू निकाल दी? आईपी। आपने अब क्या करोगे? इस चार्ट के अंदर केवल आप देखोगे आईपी की वैल्यू कितनी है। अपनी आई थी 0.5 और आपकी वैल्यू अगर ये आ रही 0.5, आपने यहां डिनोट किया, मतलब ए लाइन से नीचे आ रहा है। आपकी वैल्यू क्या है? ए लाइन से नीचे। तो इसका मतलब क्या है? वो आपकी सिल्ट है या ऑर्गेनिक क्ले। अगर वो वैल्यू आपकी ए लाइन से ऊपर आ रही है तो हमारी क्ले है वो। बात क्लियर है कि नहीं? तो कितनी सुविधा हो गई। आपको क्या करना है? बस इक्वेशन में WL की वैल्यू पुट करनी है, चार्ट देखना है, आप बता दोगे क्ले है या। तो इस चार्ट ने क्या चीज अलग कर दी? इस चार्ट ने अलग अलग कर दिया किसको? क्ले को। किससे? सिल्ट से और ऑर्गेनिक। ये हमारी इनऑर्गेनिक थी, इनऑर्गेनिक क्ले को सिल्ट से और ऑर्गेनिक सॉइल से अलग कर दिया। साथ ही इसने अलग कर दिया लो, इंटरमीडिएट और हाई को। तीनों चीजों को उसने अलग कर दिया। तो यही चीज मैंने लिखी है। एक एस ग्रेड ने फाइन ग्रेड सॉइल को इक्वेशन की सहायता से चार्ट पर दर्शाया, इक्वेशन की सहायता से चार्ट पर दर्शा दिया, जिसे प्लास्टिक चार्ट कहते हैं। इस चार्ट में एक लाइन ए लाइन होती है, ये ए लाइन है हमारी, जो इनऑर्गेनिक क्ले को, मतलब इससे ऊपर तो क्या होगी हमारी? इनऑर्गेनिक क्ले को सिल्ट व ऑर्गेनिक क्ले से अलग करती है। ये देखो, इससे नीचे नीचे होगी सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक सॉइल, और इससे ऊपर होगी हमारी क्ले। तो अलग कर रही है कि नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। साथ ही इन्होंने सॉइल की अपर लिमिट के लिए एक लाइन दी, इन्होंने एक लाइन ये और बनाई यू लाइन, इसको अपर लाइन बोलते हैं, यू लाइन। अगर आपकी वैल्यू इससे ऊपर आ रही है ना, इसका मतलब वो कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा, वो सॉइल ही गलत है। समझ गए? ये होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं कभी कि आपकी वैल्यू इस लाइन से ऊपर आ जाए। ये अपर लिमिट है, ये यहां तक आपकी सॉइल की वैल्यूज आएंगी, इससे ऊपर नहीं आएंगी। तो ये लिख दिया, यू लाइन दी, जिससे ऊपर कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती। इन दोनों की इक्वेशन ये है। अब मैं आपको चार्ट बना देता हूं। तो हमारे ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसका चार्ट बना देता हूं। तो प्लास्टिसिटी चार्ट में एक्स एक्सिस पर हम किसे दर्शाते हैं? एक्स एक्सिस पर हम दर्शाते हैं इसमें लिक्विड लिमिट को, और वाई एक्सिस पर किसको दर्शाते हैं हम? ये मेरा चार्ट मैं बना देता हूं आपको। ये एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर इसको, और एक्स एक्सिस पर लिक्विड लिमिट को। यहाँ से हमारी लगभग 8 से स्टार्ट होता है। ये हमारी यू लाइन तो 8 से स्टार्ट होती है, और सी लाइन स्टार्ट होती है मेरी कहाँ से? ये स्टार्ट होती है मेरी, ये 8 से स्टार्ट होती है, ये होती है 20 से 35 हमारी एक लिमिट होती है, जहाँ से एक लाइन बनेगी। एक होती है हमारी ये 50, यहाँ पर 4 और ये 7। तो इसके अंदर अब आप देखिए, ये जो हमारा 35 है, यहाँ से सीधी एक लाइन जाती है, ये, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम एक इस पोर्शन को डिनोट कर देता हूँ इस तरह से।
एक हमारी लाइन कौन सी होगी, तो किससे ऊपर जाएगी, 50 से ऊपर जाएगी। ये कौन सी है भाई, ये है अपनी ए लाइन, और ये कौन सी है भाई, ये है यू लाइन। इनकी इक्वेशन मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ आपको। इनकी इक्वेशन क्या थी हमारी, यू लाइन की, आई पी बराबर डब्ल्यू एल 0.9 डब्ल्यू एल माइनस 8। ए लाइन की क्या थी हमारी, आई पी बराबर 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20। ठीक है, ये हमारी दो लाइन हो गई। ये हमारा कौन सा पोर्शन था, ये हमारा डैश्ड पोर्शन है। अब देखो इससे आगे वाला तो हमारा क्या हो गया, 50 से ज्यादा वाला तो हाईली कॉम्प्रेसिबल। बात क्लियर है। थोड़ा सा ये मैंने लाइन को थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, और ज़्यादा स्लोप आएगी इसके अंदर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, इसको एक मिनट बना देता हूँ। ये हमारा टेस्ट पोर्शन है 4-7% वाला। तो देखो भाई 50 से आगे तो हमारा क्या होगा, 50 से आगे तो हमारा हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है। हाईली कॉम्प्रेसिबल, इससे ऊपर ये लाइन हमारी कौन सी है, ए लाइन। इसकी इक्वेशन आप लिख लेना यहीं पे, इसकी इक्वेशन याद रखने के लिए। ये ए लाइन है, तो ये देखो 50 से ऊपर वाला, ये 35 से 50 के बीच में 35 से कम वाला, तो ये तो हमारा हाईली हो गया। इससे ऊपर क्या होता है, ए लाइन से ऊपर, ए लाइन से ऊपर तो हमारा क्ले। तो क्ले कौन सी होगी, ये सी आई होगी। ठीक है ना, सी आई का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। इससे नीचे क्या होगी, इससे नीचे होगी हमारी सिल्ट होगी, सॉरी हाई, सी एच, और ये एम एच या बोला जाए ओ एच। ओ एच भी तो होगा ऑर्गेनिक। और ये कौन सी होगी हमारी, ये होगी सी आई, और ये कौन सी होगी हमारी, एम आई और ओ आई। और ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी सी एल, और ये होगी एम एल और ओ एल, और ये होती है हमारी सी एल एम एल पोर्शन। ये हैश्ड पोर्शन होता है सी एल एम एल का पोर्शन। ये हमारा कंप्लीट मैंने आपको बना दिया है। यहाँ पर होता है हमारा लिक्विड लिमिट, और ये होता है हमारा प्लास्टिक लिमिट। ये यू लाइन है, ये ए लाइन है। तो आप देखो इसके अंदर, इस चार्ट में कितना बढ़िया है, कितना सुविधा है। हम क्या करेंगे इसके अंदर, उस इक्वेशन पुट करेंगे वैल्यू को। ए लाइन वाली इक्वेशन में डब्ल्यू एल निकाला आपने, सॉइल का पुट किया। आपकी वैल्यू अगर यहां आ रही है ना इस पोर्शन में, तो आप समझ जाओगे कि वो हमारी सॉइल क्या है, मीडियम, वो इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल सिल्ट है, या फिर इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल ऑर्गेनिक है। ठीक है ना, अगर यहां आ रही है तो इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल क्ले है। अगर इस पोर्शन में आपकी वैल्यू आ रही तो ये है, इस पोर्शन में आ रही तो ये है। कुछ नहीं करना, उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो डब्ल्यू एल की, इस चार्ट की सहायता से बता दो फाइन ग्रेन सॉइल। ये होता है हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट। तो कितना सिंपल था, प्लास्टिसिटी चार्ट, वेरी सिंपल। ठीक, तो इसके बारे में मैंने लिखा था आपको बार बार, वहां पे लिखा था ना, आप ध्यान करो। हमने क्या लिखा था, इफ ग्रेटर देन 12% वाले केस में, 12% वाले केस में क्या लिखा था हमने लास्ट में लाइन, कि सॉइल एग्जिस्ट बिलो ए लाइन, ए लाइन से नीचे, ऊपर ए लाइन, ए लाइन से ऊपर। तो तीनों डिवीजन हो गए। देखो आपने क्ले को सिल्ट और ऑर्गेनिक से भी अलग कर दिया इस लाइन के द्वारा, और आपने इन लाइन के द्वारा किसको अलग कर दिया, हाई, इंटरमीडिएट और लो कॉम्प्रेसिबल। ये हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन था सॉइल का। तो भैया सॉइल का क्लासिफिकेशन पूरा हो चुका है। इस लेक्चर को कम से कम आपको 2 बार देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपके माइंड में ये चीज़ रिटेन हो पाएंगी। बात क्लियर है, बार बार रिवीजन करें, इसका केवल एक ही तरीका है। एक बार जब समझ लो, आप अपने आप से इसको रिवाइज करना घूमते घूमते, कि हमारा कैसे क्या होता है, कोर्स को कैसे करेंगे, फाइन को कैसे करेंगे। 2 बार करोगे ना, ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सॉइल वाटर के बारे में, क्या क्या होता है सॉइल वाटर, उससे क्या क्या इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, और सॉइल के स्ट्रेसेस को। थैंक यू सो मच।